आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक टॉपिक लेंगे, यूनिट 1 सुभाष चंद्र बोस और इनके द्वारा एक आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप सभी जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं और इन्हीं की जीवनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, वर्णन करें। तो पूरा वर्णन हमको करना पड़ेगा, या सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आईएनए क्या था, सविस्तार वर्णन करें। सुभाष चंद्र बोस का कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा सुभाष चंद्र बोस या आईएनए से रिलेटेड तो आपको यही आंसर डालना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है, टॉपिक का नाम सीधा सुभाष चंद्र बोस लिख दिया है। अब देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से आपका नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अप्रतिम नेता थे और असाधारण क्रांतिवीर थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावी रूप से देश की सीमाओं से बाहर ले गए। जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की बात चल रही थी उसको उन्होंने क्या किया, देश की सीमा से बाहर ले गए, जो कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में संभवतः एक विलक्षण कार्य था। उनका जय हिंद का करिश्माई और प्रेरणादायी नारा जो आज तक हमारे कानों में गूंज कर हृदय में देश प्रेम की लहरें पैदा करता है, यानी उनका एक नारा था जय हिंद। एक और आप लोग जानते हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब उनका फेमस नारा था। उसी से एक और बना था कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। ये बाद के लोगों ने बना दिया था, हालांकि ये सुभाष चंद्र बोस का नारा नहीं है ये वाला। चलिए नेताजी कहा जाता है। अच्छा, खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कटक के राविनसा कॉलेजिएट स्कूल, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल हुए और चौथा स्थान प्राप्त किया। देखो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम आज भी बहुत टफ है, उस टाइम भी टफ होगा, आप सभी जानते हैं। उनमें उसने पार्टिसिपेट कब लिया था, तो 1920 में लिया था और चौथा स्थान प्राप्त किया था। तथापि उन्होंने अप्रैल 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया। 1920 में ये निकाल दिए थे एग्जाम, लेकिन अप्रैल 1921 में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। और राष्ट्रीय एक्चुअली कहा जाता है कि इनके बारे में कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता की इच्छा रखने के लिए सिर्फ आईएएस का एग्जाम दिया था, नहीं तो इनको ऐसे फ्रीडम फाइटर में ही एक तरह से कहा जाता है इंटरेस्ट था। इसलिए आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिए, बोले कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब मैं त्याग पत्र देता हूँ और आपका सपना पूरा हो गया और मैं फ्रीडम फाइटर, आई मीन फ्रीडम आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही प्रियांशु, आपका स्टेटमेंट एकदम राइट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपना आंदोलन में वे कूद पड़े और सर्विस से त्यागपत्र दे दिए। सुभाष चंद्र बोस की आकांक्षा स्वतंत्रता के संघर्ष को चरणबद्ध रूप से समझाने की थी, जो महात्मा गांधी की योजना अनुसार ब्रिटिश सरकार के अवांछित हाथों से सत्ता हासिल करने में कदम दर कदम देश का नेतृत्व करती। वह जो है महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके समक्ष ज्वलंत प्रश्न रखे। महात्मा गांधी ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ उत्तर दिए, लेकिन उनके कुछ ही उत्तर से जो है सुभाष जी संतुष्ट हो पाए, अन्य उत्तर उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। अब महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात के पश्चात बोस जो है कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले, जिसको सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है। और सीआर दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी, याद है किसी को, स्वराज पार्टी, 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिल करके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ उनकी पहली ही मुलाकात निर्णायक साबित हुई और बॉस को विश्वास हो गया कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया है जिसका वह अनुसरण कर सकते हैं। देशबंधु ने अपने नए युवा सहयोगी का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी। 1921 में देश भर में राष्ट्रपति की लहर चल रही थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि गांधी जी का कौन सा आंदोलन चल रहा था उस टाइम, कोई बताएंगे? 1920-21 में कौन सा आंदोलन गांधी जी का चला था? असहयोग आंदोलन, बिल्कुल। तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसके आह्वान से, गांधी जी के आह्वान से जनता में भारी उत्साह था। जन विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1919 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत की थी। कब? 1919 में। इसका एक आधार तैयार किया।
आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात उन सुधारों को अधिनियम का रूप दिया गया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा की घोषणा की गई और कांग्रेस ने प्रिंस के बंबई पहुंचने के दिन, बंबई मतलब कलकत्ता, उस टाइम में बंबई को कलकत्ता कहा जाता था, देखिए वहां लिखा हुआ है, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बम्बई को तो होता नहीं नहीं, वो वाला प्लेस बंबई चूंकि बहुत बड़ा था उस टाइम में, ठीक है, उसमें कोलकाता भी शामिल होगा। मुंबई तो जैसे अभी अगर हम लोग बोले, हम लोग झारखंड के वासी हैं, लेकिन आपके पापा से अगर हम पूछें कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके पापा बोलते हैं मेरा जन्म बिहार में हुआ था, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक था। बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। सर नक्शा में तो कुछ अलग दिख रहा है। नहीं, नक्शा में भी वही दिखेगा, 2000 के पहले का नक्शा देखिए, आपको झारखंड भी बिहार में ही दिखेगा। हाँ सर, लेकिन कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में है। नहीं, उसका नाम वही है, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब कहा जा रहा है अन्य भारतीय शहरों की तरह कलकत्ता में भी पूर्ण हड़ताल रही। कांग्रेस कमेटी ने अपनी समस्त शक्तियां अपने अध्यक्ष चितरंजन दास को सौंप दी, जिन्होंने आंदोलन का सारा कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और दिसंबर 1921 के दूसरे सप्ताह में देशबंधु दिसंबर 1921 के दूसरे सप्ताह में देशबंधु और अन्य नेताओं के साथ सुभाष चंद्र बोस को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें 6 महीना का कारावास का दंड दिया गया। 31 दिसंबर 1922 को चितरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। अभी जस्ट मैंने कहा था ये आपका 1 नंबर में आ सकता है कि किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने, दोनों ने मिलकर के किया था। और 1924 में देशबंधु कलकत्ता नगर निगम के प्रथम महापौर, महापौर मतलब मेयर, चुने गए और सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। कुछ ही महीनों के भीतर सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम प्रशासन की काया पलट कर उसे एक नया स्वरूप और दिशा प्रदान किया। 1924 के मध्य तक आते आते स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना किसने की है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने, इसका प्रभाव और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार स्वराज पार्टी की एक के बाद एक सफलताओं की अनदेखी नहीं कर सकती थी। हताश होकर सरकार ने इस संगठन की जड़ पर प्रहार करने का निर्णय किया और 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया, रंगून। और 1925 में चितरंजन दास का निधन हो गया और स्वराज पार्टी के सदस्य जो है वापस कहां शामिल हो गए, कांग्रेस में, क्योंकि भैया मैन ये दोनों बॉस था एक टाइप का बोले तो दोनों को तो हटा ही दिया, एक की मृत्यु हो गई और एक को रंगून भेज दिया गया, तो स्वराज पार्टी फिर से खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब आता है पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में युवा शक्ति और वामपंथी शक्ति के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभरे थे। युवा शक्ति और वामपंथी, एक चीज आपको यह भी याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ है, 1928 में, ध्यान रखिएगा, ये भी डाटा पूछता है कभी कभी। अब आता है वो कांग्रेस सेवा दल के जनरल ऑफिसर कमांडर भी थे। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में संपन्न हुआ। एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका, 1929 का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये 1 नंबर, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है आपका एग्जाम में, 1-2 गो लाइन जो है आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ देगा या फिर उसका 1 वर्ड का आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज में 20 नंबर या 25 नंबर का, वो इंटरनल एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, तो उस सबके दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है। वो एग्जाम या तो पहले हो गया होगा आप लोग का या नहीं हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम के बाद ले लें। क्या एक बार लिया था, नियम है वो ऑब्जेक्टिव लेने का, हालांकि नहीं लेता वो उतना मेहनत नहीं करता है, तो थोड़ा सा दिया जाता है, ठीक है, नियम मैंने आपको बता दिया, हालांकि नहीं लिया तो वो आपके कॉलेज वाले की गलती है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। और वैसे आपको याद रखना है, बाद में कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। एक क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन, याद रखना, इसी में लिखा हुआ है। इस अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा था। अब आता है दिनांक, और यह उस समय की राष्ट्रीय मांग थी कि पूर्ण स्वराज कब मांग हुआ था, 1929 में, ध्यान रखिएगा।
31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अपार जनसमूह की उपस्थिति में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। कब? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अपनाए गए दृष्टिकोण से एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा, कांग्रेस का लक्ष्य देश में समानांतर सरकार गठित करने का हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजदूर, किसान, युवा को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लाहौर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर तथा वामपंथी पक्ष के अनेक व्यक्तियों को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर निकाल दिया गया, जो लोग वामपंथी पक्ष के थे। आप लोग सभी पढ़े होंगे, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी। गरीब की सरकार को वामपंथी कहा जाता है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और दक्षिणपंथी जो अमीरों और बड़े लोगों की जो सरकार को मानते हैं, वे लोग दक्षिणपंथी में आ जाते हैं। ये आप लोग का क्लास 12 का पॉलिटिकल में दिया हुआ था। तो ये लोग जो है, इनको क्या किया गया, कांग्रेस कार्य समिति से बाहर निकाल दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 1930 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डेमोक्रेटिक मतलब जनता के द्वारा, एक टाइप का बोल सकते हैं। और परंतु इसके पहले ही वह इस दिशा में अपनी योजनाओं को कार्य रूप दे पाती, उन्हें लाहौर से कलकत्ता लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष का सजा दी गई। सश्रम मतलब मेहनत करते हुए। एक होता है कि आपको सजा दे दी है, 1 साल तक आपको जेल में बंद रहना है और 1 साल तक आपको जेल में काम भी करना है। अब इनके सर काम क्या करेंगे? अभी भी जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवघर का जो जेल है उसमें कैदी लोग फूल माला बनाने का काम करते हैं। जो बाबा मंदिर में चढ़ता है ना, वो माला उन्हें बनाते हैं और उसके बदले में उनको पैसा भी मिलता है। आप जेल में भी कमा सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। आपको अगर पढ़ने का मन है, 17 साल से कम उम्र है, चल जाइए जेल और आराम से वहां पर कमाइएगा भी, खाइएगा भी, पढ़िएगा भी। सारा पैसा सरकार उठाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो तुम लोग को बता रहे हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सभी उसको मर्डर नहीं कहा जाता है। सविनय विज्ञान आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जनवरी 1932 में पूरे देश में कांग्रेस और राष्ट्रीय संगठनों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी। कब? जनवरी 1932 में। उस टाइम सविनय विज्ञान आंदोलन को दबाने की बात चल रही थी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के पश्चात सुभाष चंद्र बोस को मध्य प्रांत के सिवनी नामक एक साधारण स्थान पर एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया गया। 1 वर्ष के भीतर ही उनकी शारीरिक हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हें भारत छोड़कर यूरोप जाना पड़ा। वहां स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने, स्वास्थ्य लाभ मतलब बीमार हो गए थे, ठीक करवाने के लिए वहां गए और वहां पर भारत और यूरोप के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के विचार से विभिन्न यूरोपीय देशों की राजधानियों में केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। भारत में अपने प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए 1936 में भारत लौटने पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों भैया? क्योंकि नियम लगाया था सरकार कि तुमको भारत में प्रवेश नहीं करना है, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? 1936 में। अब फिर 1 साल का कारावास मिल गया इसको। अब फिर मार्च 1937 में सुभाष चंद्र बोस का फिर स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उनको बिना शर्त रिहा कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, स्वास्थ्य खराब होने पर इन लोग को रिहा काहे कर दे रहा था? क्योंकि लोगों को ये ब्रिटिश सरकार को ये डर लगता था, अगर इनकी मृत्यु जेल के अंदर हो गई तो पूरा भारत आंदोलित हो जाएगा, इसलिए इसको निकाल दो भाई, बढ़िया रहेगा। क्या? जो महात्मा गांधी नहीं कुछ कर रहा था, अभी भी अगर कोई उस तरह का बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है तो होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। राष्ट्रपति जो कर सकता है। अभी बहुत कुछ बदलाव तो है ही। वर्ष 1937 नहीं, अभी पर भी आप लोग का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पैरोल पर छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कोई आदमी गिरफ्तार है, ठीक है, अगर उसके पिता या माता की मृत्यु हो जाती है, वो घर का बड़ा बेटा है, उसी को आग देना है, तो आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ देगा। हाँ, आपको ले जाएगा, ले जाकर के आग वगैरह दिवाएगा, फिर ला कर ले आएगा। ठीक है, ये सब होता है थोड़ा सा। तो अंत में उन्होंने एक तो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, दूसरा यूरोप की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के उद्देश्य से यूरोप की संक्षिप्त यात्रा करने का उन्होंने फिर निर्णय लिया। जनवरी 1938 में जब वे लंदन में थे तो उन्हें मालूम हुआ कि वह औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसी कारण से वे भारत लौट आए और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश भारत के
11 प्रांत में 7 में सत्ता में भागीदारी स्वीकार कर ली। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति का समर्थन प्राप्त था, को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये पुनः निर्वाचित हो गए। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में क्या हुए, निर्वाचित हुए। और इस चुनाव के तत्काल बाद कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और अपने भीतरी संकट का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी की बैठक कहाँ हुई, त्रिपुरी में हुई। त्रिपुरी जगह का नाम है। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा कर दी। बोले कांग्रेस में अब हम नहीं जाएंगे, हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे। इसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, और 1939-40 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा से असंतुष्ट हो गए। ठीक है, बहुत कोई अभी भी मानते हैं कि बीजेपी का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस पे जाके टिकता है। ये भी बहुत कोई आज भी मानते हैं। उन्होंने भारत के लिए स्वराज प्राप्ति हेतु एक पृथक मार्ग चुनने का निर्णय लिया और सबसे बड़ी बाधा अंग्रेज राज की दमनकारी नीति थी, जिसके चलते उन्हें कारागार, वही जेल में रखा गया। और जेल से भी उनकी इस शर्त के साथ रिहाई हुई कि वे अपने घर में से बाहर नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। मतलब तुमको जेल से तो निकाल दिए लेकिन नजर बंद कर दिए। नजर बंद का मतलब तुम घर में रहो, घर से बाहर किसी से मिलोगे नहीं। और कलकत्ता में एलिगन रोड स्थित उनके घर के आसपास सीआईडी के दर्जनों अधिकारी तैनात कर दिए गए। अच्छा, इतना क्यों हो रहा था, इसके पीछे रीजन बता सकते हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, तुम सोच सकते हो उस टाइम में भी यूपीएससी जैसा टफेस्ट एग्जाम जो कि लंदन में हुआ करता था, उस एग्जाम में इन्होंने 4था स्थान लाया था। तो भैया तुम सोच सकते हो उस आदमी का दिमाग कितना तेज होगा। जो पूरा ब्रिटिश का जो एग्जाम होता था, मतलब इंडिया का तो नहीं बोल सकते हैं, बाहरी लोग भी इसमें शामिल होंगे, लंदन के लोग भी, उन लोग को फोड़ते हुए 4था स्थान ले आया था। बहुत बड़ी बात थी। तो वैसा दिमागदार आदमी के लिए दर्जनों अधिकारी तैनात नहीं करेगा, एक दो तो वैसे ये हवा में उड़ा देगा। बिल्कुल, देखो ना आगे निकल जाते हैं वो। उसके बाद ये बोले अच्छा हमको तुम लोग क्या करेगा, दर्जन को अधिकारी लगाएगा, हमको मूर्ख समझा है। हम वेश बदल के निकल जाते हैं। ये वेश बदल के 16-17 जनवरी को निकल गए और घर से निकल करके 18 जनवरी 1941 की शाम को दिल्ली पहुंचे और पेशावर के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए। अफगान सीमा, अफगान हो गया दूसरा देश, इसको पार करने और काबुल में प्रवेश करने से पहले उन्हें, हाँ अफगानिस्तान, उन्हें कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे स्वराज के समर्थन के लिए जर्मनी के नेता और अन्य यूरोपीय नेता के संपर्क में रहे। ये आपका हिटलर से भी मिले थे, पता है ना आपको, ये एडोल्फ हिटलर से भी मिले थे। बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं ये सब आदमी दिमागदार तो होगा ही भाई, जो इतना टफेस्ट एग्जाम निकाला है उसका तो खैर पूछो मत। चलो आगे बढ़ते हैं। अंततः सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री उस टाइम थे हिकेदी तोजो। इसने स्वागत किया, उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने का वचन दिया। 4 जुलाई 1943 को उन्होंने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस से अपने हाथ में ले ली और उन्होंने आजाद हिंद फौज गठन किया। इसी को हम लोग INA के नाम से जानते हैं, INA, आजाद हिंद फौज। और उसके सर्वोच्च कमांडर बने। उसका मुख्यालय कहां बनाया उन्होंने, सिंगापुर। INA का मुख्यालय कहां पे है, सिंगापुर में है। दिनांक 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में उन्होंने आजाद हिंद नाम की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। सोचो उस टाइम में जब हमारा देश गुलाम था, इन 9 को देश को अपना पक्ष में कर लिया था, और जिसमें तत्कालीन 3 विश्व शक्ति जापान, जर्मनी और इटली भी शामिल था, जो विश्व शक्ति माना जाता था।
और जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून स्थानांतरित कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा देते हुए आजाद हिंद फौज को प्रेरित किया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज अराकान मोर्चे पर पहुंच गई और दिल्ली चलो का आह्वान किया और उसने अपनी मातृभूमि को की ओर प्रस्थान कर लिया। कितना तारीख को? 4 फरवरी 1944। आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च को बर्मा सीमा पार की और पहली बार भारत भूमि पर आ खड़ी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश आजाद हिंद फौज इम्फाल में 3 मील के भीतर रोक लिया गया क्योंकि उसके पास वायुसेना का अभाव था। वायुसेना मतलब ऊपर से उड़ के जाने वाला, अतः वह आगे असम के भू क्षेत्र में नहीं घुस सकी। और उस टाइम में जो ब्रिटिश लोग का मैन था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके नेतृत्व में वायुसेना से सुसज्जित अंग्रेजी सेनाएं आजाद हिंद फौज के बढ़ते कदम को रोकने में सफल रही और उसी समय बर्मा में क्या हुआ? मूसलाधार बारिश हो गया और INA के सप्लाई लाइनों को जलमग्न कर दिया, जिसके कारण नेताजी को पीछे हटने का आदेश दे दिया। ये वर्मा को आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात। अब आता है आजाद हिंद फौज की गतिविधियों के स्थगन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस फिर सिंगापुर चले गए। उन्होंने नागरिकों और आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के थल सेना स्कंदों को अनुदेश जारी किए कि उन्हें क्या करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सिंगापुर छोड़ने और आगे पूर्व में जाने के लिए सहमत हो गए। अब 15 अगस्त 1942 को, उस टाइम तुम्हारा विश्व युद्ध भी चलना शुरू हो गया था, आप सभी जानते हैं, 1939 से 1945। 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण की सरकारी तौर पर घोषणा की गई। जापान समर्पण कर दिया था, काहे किया था याद है? देखो बम गिरा था उसके, हिरोशिमा नागासाकी पर देखो बम गिरा था। एगो बम का नाम था फैटमैन और एगो बम का नाम था लिटिल बॉय। वो दोनों बम जब गिराया था तो जापान बोला अब हमको माफ कीजिए, अब बम नहीं गिराइए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ 6 अगस्त 9 अगस्त को। तो उसके बाद वो बोला कि अब हमको माफ कीजिए, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, अब जो कहिएगा अमेरिका जो कहेगा हमको, हम सब बात कर जोड़ के मानने के लिए तैयार है, अब मेरे ऊपर बम मत गिराओ यार, कर जोड़ते हैं। कब किया था? 15 अगस्त को सरकारी घोषणा किया था, सरकारी घोषणा 15 अगस्त। नहीं घोषणा कि भैया अब हमको माफ करो। 2 वर्षों के भीतर ही जब भारत आजाद हो गया तो उसने विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करने की और यात्रा प्रारंभ की। तो प्रत्येक भारतीय को स्मरण हुआ कि नेताजी ने सच ही कहा था, इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है, बचा क्या रह जाता है? आपके विचार, आपके आदर्श और आपके स्वप्न सदा अमर रहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग का काम है लिखना, याद करना और मेरे विचारों, मेरे वीडियो को थोड़ा प्रेषित करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और ये सारा नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके बाय, सी यू। आप लोग सभी लीव ले सकते हैं।